नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग ठीक ठाक कर रहे होंगे। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है, जिसमें हम अभी तक जो आपसे बात कर चुके हैं वो हमने आपसे जो बात की है वो कुछ इस प्रकार है कि हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में समझने का प्रयास किया था। अर्थव्यवस्था को हम लोग जान चुके हैं किसे कहा जाता है, कल आपसे इस बारे में बात हो चुकी है। आज हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है आपकी अर्थव्यवस्था, और हमारे सिलेबस में भी आपको दिखाई देगी कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आइए इसको समझते चलते हैं, इसके आयामों, इसके पहलुओं को हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास को। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था क्या है? कल हमने थोड़ी सी बात आपसे की भी थी और उसमें एक लाइन हमने आपको ये बताया भी था कि अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत, वह संरचना है जिसके अंतर्गत क्या है, आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता हो। किसका? आर्थिक गतिविधियों का, विधियों का संचालन। ठीक है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो पॉल सैमुएलसन व्यक्ति हैं एक, उनके द्वारा अगर आप देखें तो उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था एक समाज या देश में संसाधनों का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग करने की यानी कंज्यूम करने की प्रक्रिया है, जिसमें लोग और सरकार मिलकर के आर्थिक गतिविधियां करते हैं। यानी जो लोग हैं, लोग और सरकार मिलकर के क्या कर रहे हैं? आर्थिक गतिविधियां। ठीक है। आगे कहते हैं ये जो गतिविधियां हैं ताकि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी संसाधन कैसे हमारे पास सीमित हैं, संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। तो जो सीमित संसाधन है उसका अधिकतम प्रयोग या उपयोग किया जा सके और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यानी जो हमारे सीमित संसाधन हैं इसका इष्टतम प्रयोग किया जाए और जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक है। इससे पहले एक और बात आपसे कर लेते हैं कि ये जो अवधारणाएं हैं हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आपको पता होगा कि जो आपका सिलेबस है उसमें, सिलेबस में आपका जो पेपर 3 है जीएस का, कल जैसे आपसे बात की थी, पेपर 3 है, उसमें लगभग 20 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? लगभग 20 यूनिट हैं, 20 यूनिट हैं, जिसमें से लगभग 10 यूनिट अकेले किसके हैं? इकोनॉमी के। ठीक है। उसमें से अगर आप पहला यूनिट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रमुख बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, बताया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बात की गई है।
अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई की अवधारणा की बात की गई है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और सतत विकास के बारे में बात की गई है। तो इन सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि अब तक हम देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था के पहलुओं को हमें समझना बाकी है। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो बेसिकली इसी पे आधारित है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। आप जो व्यवस्था पढ़ते हैं, जिस टाइप की व्यवस्था पढ़ते हैं, उस व्यवस्था के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या है वो व्यवस्था, कितने प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो कितने टाइप की होती हैं, किन किन भागों में उसको बांट करके देखा जाता है। आपने बहुत नाम सुना होगा, पूंजीवादी, समाजवादी, या फिर आपने सुना होगा मिश्रित, या आपने और भी तरीके सुने होंगे। कई बार सुना होगा आपने अल्प विकसित, या सुना होगा आपने विकसित, या आपने खुली व्यवस्था सुनी होगी, बंद व्यवस्था सुनी होगी। तो आज आप समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। सॉरी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या हैं सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो हमारे व्यवस्था की बात है, उस व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी। वो ये है कि हमने जो भी बात की आपसे कि पॉल सैमुअलसन के द्वारा जो बात कही गई है कि जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए संसाधनों का अधिकतम, जो सीमित संसाधन हैं उनका अधिकतम प्रयोग, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आवश्यकताएं हैं क्या। आवश्यकताएं क्या हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे समझिएगा कि भारत जैसे देश में ही 140 या कह सकते हैं 42 करोड़ लोग हैं। इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, एग्जाम्पल तौर पे समझिए कि इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। कैसी आवश्यकता को पूरा करना? तो मूलभूत, आपको रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। लेकिन अगर आप ये बात करें, क्या इन लोगों की इच्छाएं, या एक तरफ से ये कहा जाए कि आवश्यकताएं जो हैं वो क्या इच्छाएं हैं? नहीं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। यानी जो सीमित संसाधन हैं उनके सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से अधिकतम आवश्यकताएं एवं अधिकतम इच्छाओं के मध्य जो संतुलन बिठाना है, जो संतुलन बिठाना है, वही क्या है आपका? वही आपकी व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। यानी अर्थव्यवस्था को समझें तो अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि सीमित संसाधन, ठीक है, सीमित क्या है? संसाधन है, और उनका कुशलतम प्रयोग होना चाहिए, कुशलतम प्रयोग होना चाहिए। और उस प्रयोग के माध्यम से जो आवश्यकताएं हैं और जो इच्छाएं हैं उनको क्या किया जाए? उनका संतुलन, उनका संतुलन स्थापित करना, उनका संतुलन स्थापित करना करना ही क्या है? आपकी व्यवस्था है, ठीक है। किसी भी देश की एक व्यवस्था हो सकती है वो।
तो यहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे मैंने बात की आपसे कि मान लीजिए भारत है, भारत के लोग हैं, तो इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं, क्या इनकी इच्छाएं भी यही हैं? जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो आप मूलभूत आवश्यकता आपकी, चलिए रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, है ना। क्या आप इच्छा भी ये रखते हैं कि केवल इसी में संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, आपकी इच्छा बहुत बड़ी होंगी कि आपको नौकरी लेनी है, अच्छे से अच्छा पैसा कमाना है, अपने आप की जो क्लास है उसको बेहतर करना है, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं इससे हटके होंगी। तो इसी के संतुलन को बिठाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था के लिए उसी को हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के रूप में। वो चाहे किसी देश की हो सकती है, जैसे मान लीजिए भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं अब कि अर्थव्यवस्था तो हमने समझ ली है, लेकिन अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के अगर प्रकारों की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रकार देखे जा सकते हैं। कौन कौन से? बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी कि अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। दूसरा है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ऑनरशिप, बेस्ड ऑन ऑनरशिप। तीसरा है आपका विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उनको 3 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला है अंतर संबंधों के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप। दूसरा है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स, ठीक है। और तीसरा है आपका बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवस्था के आधार पर, ठीक है। डेवलपमेंट के आधार पर एक एक करके समझते हैं कि अंतर संबंधों के आधार पर इसमें किस किस व्यवस्था को रखा जाता है। संबंध का मतलब है किसी एक व्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, उसके आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। तो ऐसी व्यवस्थाओं में हम 2 प्रकार की व्यवस्थाएं देखते हैं। एक आपकी है खुली अर्थव्यवस्था। नोट्स बनाते चलिएगा। आई होप राइटिंग नहीं समझ आ रही हो तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ तो आप लिख पाएँ। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं, याद रखिएगा इस बात को। खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी है आपकी बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी अंतर संबंधों के आधार पर अगर हम देखें तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था।
यानी एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था से किस प्रकार संबंध रख रही है, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को आपने देखा। दूसरा जो हमारा प्रकार है कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी ऑनरशिप और रिसोर्स के आधार पर। तो ऑनरशिप और रिसोर्स के आधार पर अगर हम देखें तो आपको इसमें तीन प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। घबराइएगा नहीं, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, सारी व्यवस्थाओं को समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं वो बेसिकली तीन भागों में बांटकर उनको देखा जाता है। पहला है अंतर संबंधों के आधार पर, जिसमें खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, उसमें आपकी तीन प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। पहली है आपकी पूंजीवादी और दूसरी है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरी है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस नाम से बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर देखा, तो तीन प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने यहाँ पे देखा। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तीसरा है आपका विकास की अवस्था के आधार पर, डेवलपमेंट स्टेज के आधार पर। इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी आपको तीन व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। पहली है विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। और दूसरी है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। और तीसरी है आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट करके देखा जाता है, यानी तीन टाइप से देखा जाता है। पहला टाइप है अंतर संबंधों के आधार पर, जिसमें हमने देखा कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, जिसमें हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है विकास की अवस्था के आधार पर, जिसमें हमने देखा कि विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आइए एक एक करके इन व्यवस्थाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है आपका अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर, जिसमें हमने पहली बात की थी कि खुली अर्थव्यवस्था,
खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है उस व्यवस्था से जो बाहरी आवश्यकताओं के साथ, जो बाहरी आवश्यकताओं के साथ व्यापार या आयात या निर्यात करती है। वह व्यवस्था जो बाहरी आवश्यकताओं के साथ जो व्यापार है, आयात निर्यात है, वो करती है। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक देश है, कंट्री है, और दूसरा कोई देश है, ठीक है। अब यहाँ से आयात निर्यात भी हो रहा है, मतलब व्यापार भी हो रहा है। यानी कि क्या है, इन दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं रखा है। यानी कि जो अन्य देश हैं उनके साथ पूंजी का आदान प्रदान क्या हो रहा है, पूंजी का आदान प्रदान और तकनीकी ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा रही हो। ये भी कह सकते हैं तकनीकी ज्ञान की जानकारी। ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यानी कोई देश है वो बाहरी आवश्यकताओं के साथ अपना व्यापार किसी देश के साथ कर रहा है, किसी व्यवस्था के साथ कर रहा है, तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, ओपन इकोनॉमी या खुली व्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है। दूसरा है आपका बंद अर्थव्यवस्था। क्या है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था के बारे में समझें तो वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी आवश्यकताओं के साथ व्यापार, आयात निर्यात नहीं करती, यानी बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार, आयात निर्यात नहीं करती। क्या कहा जाएगा उसको, बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था का उद्देश्य देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमाओं के भीतर से घरेलू उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें, उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें या वस्तुएं उपलब्ध कराना होता है, उपलब्ध कराना होता है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसी कोई अर्थव्यवस्था फिलहाल नहीं है जो पूरी तरह से बंद हो, जो क्या हो, पूरी तरह से बंद हो। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है भाई। लेकिन हम ये कह सकते हैं
कि कुछ कुछ मायने में या कुछ कुछ मामले में माना जा सकता है कि आपका उत्तर कोरिया है जो, उसका कुछ यही हाल है। ठीक है, तो हमने समझा अंतर संबंधों के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को। ये आपका पहला टाइप था। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, यानी संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी संसाधनों के स्वामित्व एक्चुअली राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, आइए समझते हैं। इसमें हमने आपसे बात की थी 3 टाइप की अर्थव्यवस्थाओं की, जिसमें पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आइए एक एक पॉइंट समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। अगर आप देखें तो इसके अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अन्य नाम, जैसे इसको बोला जाता है अनियंत्रित अर्थव्यवस्था, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था, और इसको बोला जाता है बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये कुछ इसके अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर बात करें इस व्यवस्था की, तो इस व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। इस व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, यानी ये सब कुछ अपना किस पर छोड़ देते हैं? बाजार पर, मार्केट पर। किस पर छोड़ देते हैं? मार्केट पर। जो बाजार, इनका मानना है कि जो बाजार की शक्तियां हैं उनके द्वारा संचालित जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जाती है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे आपको रोका नहीं जाएगा, यानी कि आपको उत्पादन करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए एकदम खुली छूट दे दी जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता। न्यूनतम की बात हो रही है, यानी कि सरकार का जो नियंत्रण होगा न्यूनतम होगा, ना के बराबर होगा। वो कभी इस तरीके से चीज़ें करने का प्रयास नहीं करेगी। अब बाजार द्वारा जो उत्पादन की प्रकृति है, उसका जो मात्रा है, उसका निर्धारण भी बाजार स्वयं कर लेता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कोई व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे अमेरिका। इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करने का मौका प्राप्त होता है। लेकिन इसकी दुर्भाग्य ये है, इसका नुकसान ये है
कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अच्छी समझ है, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा फायदा, यानी कि वो व्यक्ति क्या करेगा, ज़्यादा फायदा लेगा, मुनाफा या फायदा। और इससे क्या होगा, एक ऐसा वर्ग बन जाएगा, यानी दो वर्ग बन जाएंगे, एक होगा जो गरीब वर्ग हो जाएगा और दूसरा होगा जो अमीर वर्ग हो जाएगा। अब इस व्यवस्था में चूंकि पूरा का पूरा सब कुछ ओपन है, कुछ ऐसा सीन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो अमीर व्यक्ति है वो लगातार और अच्छे प्रयास करता रहेगा, जिससे वो और अमीर होता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसके लिए जो मार्केट है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एग्जाम्पल तौर पर समझिए कि टाटा की कंपनी है, क्योंकि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली व्यक्ति है, यानी कि बहुत अच्छी बड़े व्यक्ति हैं। अब इनकी कोई कंपनी है तो ये पूरी तरीके से जो माल डिजाइन करेंगे, जो उत्पादन करेंगे, वो मशीनों का, सारी चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं मान लीजिए कोई एक छोटी कंपनी है किसी की, वो व्यक्ति माल तैयार करने में उसको समय भी ज़्यादा लगेगा, हो सकता है लागत भी ज़्यादा लग जाए उसको, हो सकता है मशीनीकरण उसका उतना अच्छा ना हो। तो क्या होगा, इस व्यक्ति के लिए जो ऑप्शन खुले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस दौड़ में पिछड़ने लगेगा, समस्याएं उसके सामने क्या होंगी, खड़ी हो जाएंगी। तो इस इकोनॉमी का, यानी इस अर्थव्यवस्था का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है या दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी एक तरफ अच्छाई भी है तो दूसरी तरफ इसकी बुराई भी नज़र आपको आएगी। हम कह सकते हैं कि बाजार के लाभ पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है, इसमें सामाजिक कल्याण क्या होगा, न्यूनतम। यानी अब मान लीजिए कोई जो गरीब व्यक्ति है, उसके लिए जो कल्याणकारी चीज़ें होंगी, क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। यानी क्या है, सब कुछ हमने किस पे छोड़ दिया है, बाजार पे। अब जो बाजार डिमांड करेगा, मान लीजिए आप आज भी ब्रांड पहनना सब पसंद करते हैं, अब जो एक बार ब्रांड बन गई, किसी व्यक्ति ने ब्रांड बना दी, वो ब्रांड बन गई, उसी को आप पहनना पसंद, यानी डिमांड किसकी है, ब्रांड की डिमांड है। लेकिन अगर जो लोकल है उसका क्या होगा, यानी उसकी डिमांड नहीं है। अब डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ाएगा कैसे, उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, यानी यहाँ मोटिवेशन उसको होने में समस्या होगी। इसी मोटिवेशन का देखिएगा आप, जो समाजवाद है उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और ये किस तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, दूसरी हमने संसाधनों और स्वामित्व के आधार पर जो देखी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर समझें तो आप देखेंगे कि इनको भी कुछ अन्य नामों के नाम देखा जाता है, अन्य नामों के साथ देखा जाता है। जैसे वहाँ क्या थी, आपको पूंजीवाद में अनियंत्रित थी, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ नियंत्रित होगी पूरी तरीके से, तो इसको क्या बोला जाएगा, नियंत्रित इकोनॉमी। वहाँ क्या था, बाजार पे छोड़ दिया गया, कोई योजना नहीं बना रही है। ठीक है, तो वहाँ क्या था, बाजार अर्थव्यवस्था थी, किस में, पूंजीवाद में। लेकिन समाजवाद में अगर आप देखेंगे तो ये योजनागत अर्थव्यवस्था, योजनागत अर्थव्यवस्था, सारा कुछ किस तरीके से होगा, योजनागत तरीके से होगा। पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा सारी चीज़ों को कि ये चीज़ इस तरीके से ही होगी, सरकार पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण करेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझिएगा, एक बार क्या हुआ कि इसको जो समाजवाद है, समाजवाद पूरी तरीके से तो आप देखेंगे कि कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर समझिए, यहाँ पे आपको इस व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। इस व्यवस्था में जैसे रूस था, तो पूरा क्या होता है, रूस की जो सरकार है, चूँकि समाजवाद में पूरी तरीके से नियंत्रण किसका है, सरकार का, किसका है, सरकार का, सरकार का। ठीक है, सब कुछ क्या है, सब कुछ सरकार का है, याद रखिएगा, चाहे वो जमीन हो, घर हो, जो भी है वो सब किसका है, सरकार का। अब सरकार क्या करेगी कि नियंत्रण लगाएगी, यानी कि इसका कहना यह है कि देखो तुम्हें ज़मीन हमने दे दी है
उस पर तुमको क्या उगाना है ये डिसाइड कर देगी कि आपको मान लीजिए टमाटर उगाना है, और वो टमाटर उगा करके आप किसको देंगे? सरकार के भंडारण में सरकार को देंगे। और सरकार ने क्या किया? जमा कर लिया, रख दिया। अब इसके सापेक्ष क्या करेगी सरकार कि आपको क्या देगी? घर नहीं है आपके पास तो घर देगी, पैसा देगी, और आपके जो है जो ज़रूरतें हैं वो सब आपको फुलफिल कराई जाएंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ हर व्यक्ति कैसा होगा? समान रूप से, यानी न गरीब ना बहुत अमीर। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से क्या है? सरकार का नियंत्रण है। हुआ ये था कि यही जो टमाटर वाली फसल है, एक बार ये हुआ कि क्योंकि यहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसानों को कि सड़े गले क्यों, दिक्कत नहीं उनको कोई, क्योंकि उन्हें क्या करना है? उन्हें तो केवल उगा करके दे देना है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन दिखाएंगे वो उतना ज़्यादा उनको वहाँ से मुनाफा मिल जाएगा। अब इस चीज़ का उन्होंने क्या किया कि टमाटर जैसे पैकिंग करके जो गई तो उसने सड़े गले जो टमाटर थे उनको भी साथ में पैक कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो अच्छे टमाटर थे वो भी सड़ गए, तो भारी नुकसान देखना पड़ा इस चीज़ का। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मोटिवेशन की कमी होगी। अब क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति कोई काम क्यों करना चाहेगा जब उसको पता है सारी चीज़ें कि कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन का क्या है? मान लीजिए यहाँ पे आप 10 किलो टमाटर उगा रहे थे, अब आप 20 किलो दे दीजिए उगा करके, तब भी क्या होगा? कोई फ़ायदा है? उसे इस चीज़ का कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलती उस ज़मीन के टुकड़े पे तो क्या करता? शायद इसको मोटिवेशन मिलता और ये कुछ बेहतर करने का प्रयास करता। तो इसका ये तो चलो ठीक है कि सभी समान रूप से देखे जाएं, कोई गरीब और वो सब नहीं होगा, सारी आवश्यकताएं पूर्ति की जाएगी, सरकार सारी चीज़ों को देखी एक नज़र से देखेगी, सारी चीज़ें करेगी। लेकिन क्या ये व्यवस्था भी अच्छी व्यवस्था मानी जा सकती है? नहीं। कारण क्या है? चूँकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, अगर जो मोटिवेशन नहीं होगा तो क्या होगा? लोग आलसी हो जाएंगे। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं होता तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता, आपको मोटिवेशन नहीं होता तो आप नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, आप भी सोचते कि चलो ठीक है ज़िंदगी गुजर ही जानी है, क्या ही करना पढ़ के। ठीक है, तो क्या होता कि आप में आलस आता, और इससे क्या होता कि धीरे धीरे ये व्यवस्था अपने आप को सीमित करने लगती है। तो आप देखेंगे 1990 के बाद से रसिया टूटने लगता है, बिखरने लगता है, क्योंकि ये व्यवस्था क्या होती है? एक समय के बाद फेल करने लगती है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती हैं लोगों की, और इच्छाओं के अनुरूप जब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। ठीक है, तो ये आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो इस कुल मिलाकर के यह है कि इस व्यवस्था में सरकार की व्यापक एवं नियंत्रणकारी भूमिका बनी रहेगी। ठीक है, और जो अधिकतम सामाजिक कल्याण पर आधारित ये व्यवस्था रहेगी। बात समझ में आ गई? चलिए, अगली जो हमने बात की थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी हम दूसरी व्यवस्था पढ़ रहे हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। उसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को देख लिया, और तीसरी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आइए इसको मैं समझने का प्रयास करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये शब्द से ही मतलब निकालिएगा कि मिश्रित का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले जो दोनों व्यवस्थाएं हैं, यानी पूंजीवाद प्लस और समाजवाद, इन दोनों के ही लक्षण समाहित होंगे, उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण समाहित होंगे, उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अब इसमें सरकार के साथ ही बाजार की शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी यहाँ सरकार की भी भूमिका होगी और बाजार की भी, दोनों की भूमिका जो है उनकी जो शक्तियां हैं, शक्तियों का लक्षण, जो शक्तियां हैं ठीक है, जो शक्तियां हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगी। ठीक, अब सरकार की भूमिका हो गई, बाजार की भी भूमिका इसमें हो गई। तो जो बाजार की गतिविधियां हैं वो राज्य द्वारा लोक कल्याण के संदर्भ में विनियमित की जाएंगी, यानी कि जो बाजार संबंधित जो हाथ काम कर रहे हैं वो क्या करेगी कि सरकार इसको नियंत्रण करेगी। ठीक है, सरकार नियंत्रण करेगी इन गतिविधियों को, यानी जो बाजार की गतिविधियां हैं, जैसे मान लीजिए अचानक से बाजार, ये जो व्यवस्था है ओपन, जो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस पर क्या करेगी, मोटिवेशन भी होने देगी, लेकिन फिर धीरे धीरे टैक्स लगाएगी, रोकेगी उन चीज़ों को कि कोई अधिक से अधिक जहाँ चला जाए, किसी संसाधनों की जो सारी चीज़ें वो एक ही व्यक्ति के पास ना हो जाएं, वो हर व्यक्ति के पास पहुँचाने का प्रयास करेगी, यानी वेलफेयर का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा, यानी समाज कल्याण का, यानी उन लोगों को भी अवसर देने का प्रयास किया जाएगा जो इस व्यक्ति, यानी ये जो मार्केट है उसमें पिछड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें, अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें भारत को हम फिट कर सकते हैं, यानी भारत की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो किस टाइप की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की टाइप की। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखें तो 1991 कि जो नवीन सुधार हुए, जिनको एलपीजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, यानी जो है एलपीजी, ये हुआ, ये था कि ये नवीन सुधार थे। यहाँ से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एक नया रूप ले रही थी। इसको हम नई आर्थिक नीति के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये देखेंगे कि जो हमारी 1991 से पहले की व्यवस्था थी, यानी इससे पहले की जो व्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से, लगभग तरीके से किस तरफ झुकी हुई थी, समाजवाद की तरफ। लेकिन इसके बाद से हम इसको पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा, ये टॉपिक आगे आएगा। लेकिन यहाँ इतना समझिए कि जब नई आर्थिक नीति आई तो इसने एक नया रूप लिया और समाजवाद से हम बढ़ने लगे किसकी तरफ, पूंजीवाद की तरफ। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में अगर देखा जाए तो 1991 के बाद से पूरी तरीके से हमको ये दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले इसमें जो तत्व थे वो ज़्यादातर समाजवाद के थे। मिक्स्ड इकोनॉमी हम तब भी थे, ये बात नहीं कि अभी हो गए हैं 1991 के बाद, पहले भी थे, लेकिन समाजवाद के तत्व इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने 3 अर्थव्यवस्थाओं की बात की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तीसरी है आपकी विकास की अवस्था के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमने आपसे बात की कि इसमें भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखी जाती हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आइए तीनों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो विकास की अवस्था के आधार पर, तीसरा है विकास की अवस्था के आधार पर। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहली आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसको समझें तो इसमें कुछ मूल बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा।
जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जीडीपी, अगर नहीं सुना होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले उसमें टॉपिक में ये जीडीपी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। जीडीपी को बस इतना समझिएगा कि ये जो है किसी देश की एक आय को देखा जाता है, जो इनकम है किसी देश की, उसको जीडीपी में हम देखते हैं। तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका। अब आपको इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जीडीपी हो गया, चलिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है ना। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इसी पर रहेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्षेत्रक भी हम आपको बता देंगे। बस प्राथमिक क्षेत्र में इतना समझिए, जैसे जो प्राइमरी जो सेक्टर है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं, प्राथमिक सेक्टर में। एग्जाम्पल तौर पे अगर प्राथमिक क्षेत्र की मैं बात करूँ तो इतना ध्यान रखिएगा, जैसे कृषि हो गई, ठीक है, पशुपालन हो गया या खनन हो गया, ये सब चीज़ें आपके प्राथमिक सेक्टर में रखी जाती हैं। तो अगर जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका में अपेक्षाकृत अभी भी अधिक हो, यानी भूमिका क्या हो, अपेक्षाकृत किसी अदर, जैसे कि द्वितीयक सेक्टर, तृतीय सेक्टर, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है या फिर आपका जो प्रोडक्शन सेक्टर है, उससे ज़्यादा भूमिका किसकी हो जीडीपी में, किसकी, प्राथमिक क्षेत्र की अधिक हो, तो वो व्यवस्था कैसी व्यवस्था कहलाएगी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। यानी कि द्वितीयक सेक्टर तृतीयक सेक्टर से ज़्यादा भूमिका किसकी है उसकी जीडीपी में, प्राथमिक क्षेत्र की, इसलिए वो व्यवस्था क्या कहलाएगी, अल्प विकसित। यानी उसका जो सेवा क्षेत्र है उसकी स्थिति पिछड़ी हुई हो, विकास के कोई मतलब ठोस संकेत नहीं दिख रहे हों, यानी जो सेवा सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसके विकास के कोई ठोस आयाम नहीं दिख रहे हों, आयाम नहीं दिख रहे हों, ठीक है। अब उदाहरण के लिए अगर समझिएगा, इसमें आप कुछ अफ्रीकी देश हैं उनको रख सकते हैं, वो किस प्रकार की व्यवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी जीडीपी में जो प्राथमिक सेक्टर है उसकी भूमिका अपेक्षाकृत द्वितीय के तृतीय सेक्टर हैं उनसे ज़्यादा हो, तो क्या होगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। दूसरा है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका क्रमिक रूप से कम हो रही हो, क्या हो, जो आपकी जीडीपी है उसमें, जीडीपी में जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र है, उसकी भूमिका क्या हो, क्रमिक रूप से कम हो रही हो, और द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है उसकी भूमिका बढ़ रही हो। जो आपका द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र है उसकी भूमिका क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, ठीक है, उसकी भूमिका क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। और ये जो द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र है उसकी जो बढ़ने की जो क्षमता अत्यंत तीव्र हो, क्या हो, अत्यंत तीव्र हो, यानी तीव्र गति से ये बढ़ रहा हो, उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल तौर पे अगर इसमें आप देखें तो इसमें भारत को आप रख सकते हैं, क्योंकि भारत का जो एग्रीकल्चर वाला जो जीडीपी है, यानी जो कृषि पर आधारित जीडीपी है, वो लगातार क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, और
सेवा सेक्टर आप देखेंगे बूम कर चुका है। क्या कर चुका है? बूम कर चुका है। यानी कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें किस व्यवस्था को रखेंगे? जिसमें जीडीपी प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की जो भूमिका है वो क्रमिक रूप से क्या हो रही हो? कम हो रही हो, और द्वितीय तृतीय क्षेत्र में भूमिका इसकी बढ़ रही हो जीडीपी में। ठीक है, इसमें हम भारत को देख सकते हैं। अब तीसरी जो व्यवस्था है आपकी विकास की अवस्था के आधार पर, उसमें हमने पहले देखी अल्प विकसित, दूसरी देखी विकासशील, अब तीसरी है आपकी विकसित अर्थव्यवस्था। तीसरी क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस बात को। नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्लास आज याद रहेगा, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि चीज़ें किस तरीके से थी। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में समस्याएं नहीं होंगी। तीसरा है आपका विकसित अर्थव्यवस्था, यानी डेवलप इकोनॉमी। इसको समझें तो इसमें जो औद्योगिकरण है वो बहुत पहले हो चुका हो। जो औद्योगिकरण है वो पहले हो चुका हो। मान के चलिए कि लगभग 1930 से 50 के अगर बीच में औद्योगिकरण हो चुका है, और जीडीपी में जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान बहुत अधिक हो जाए। जीडीपी में जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक हो जाए। ये मान के चलिए कि लगभग 90% योगदान इन दोनों का हो जाए, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था। यानी कि जिस व्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है इसकी जो आवश्यकता है या इसका जो योगदान है वो क्या हो? बहुत कम हो जाए, अपेक्षाकृत कम हो जाए, तो वो व्यवस्था क्या होगी? विकसित अर्थव्यवस्था। जिस व्यवस्था की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाए और जीडीपी में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हो जाए, और वो व्यवस्था कैसी हो जाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और इसमें इन क्षेत्रक के साथ जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो अवसंरचना है, इन सभी के साथ साथ जो अवसंरचना है यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास बेहतर हो। का विकास कैसा हो? बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा। ये सब कैसी व्यवस्थाएं हैं? विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन ये जो व्यवस्थाओं का पैमाना है ये हो चुका है पुराना। 2019 में विश्व बैंक ने 2019 में वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने कुछ अर्थशास्त्रियों के साथ मिल करके कुछ नए पैमाने गढ़े हैं, कुछ नए आधार बताए हैं, कुछ नए आयाम बताए हैं इस व्यवस्था के मापन के लिए। तो जो नए आयाम हैं, जो नए आधार हैं, जो नए आधार हैं वो 4 प्रकार के आधार बताए गए हैं। ठीक है, आइए उन चारों को भी एक बार देख लेते हैं।
तो 4 श्रेणियों की बात की गई है। पहली है आपकी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यानी हाई इनकम इकोनॉमी। ठीक है, इसमें किसको रखा जाता है? जिसकी इनकम, जिसमें इनकम $12,535, $12,535 तय की गई है, उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। और इस व्यवस्था में किसको रखा जाएगा? तो आपको पता होगा कि अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जैसे जापान इत्यादि को इसमें रख करके देखा जा सकता है। यानी यहाँ इनकम की बात हो रही है, हाई इनकम की। ठीक है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था उसको कहा जाएगा। दूसरा जो उन्होंने कहा, दूसरी श्रेणी है उच्च मध्यम वाली अर्थव्यवस्था। उच्च मध्यम वाली अर्थव्यवस्था यानी जो मध्यम वर्ग, आज भी आप देखते होंगे कि मध्यम वर्ग आजकल 2 भागों में डिवाइड हो गया है, एक उच्च मध्यम और एक निम्न मध्यम। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने जो मध्यम व्यवस्था है उसको उच्च व्यवस्था और निम्न मध्यम व्यवस्था के रूप में रखा है, यानी अपर मीडियम इकोनॉमी। इसमें किसको रखा जाएगा? जिसमें इनकम 4,046 यानी $12,535 लेकर के $12,535 से लेकर के $4,046 तक हो, उसको किस में रखा जाएगा? यानी 12,500 से कम वाले और $4,046 वाले व्यक्ति इसमें रखे जाएंगे, वो व्यवस्था इसमें रखी जाएंगी। इसमें जैसे आप मान लीजिए कि चीन को रखा जाता है, चाइना को, ब्राज़ील को रखा जाता है और दक्षिण अफ्रीका को रखा जाता है। होता ये था कि जो पुराने आयाम थे, यानी जो विकसित, अल्प विकसित और अब जो अविकसित वाले जो आयाम थे, तो ये क्या होता था कि मान लीजिए ये चाइना भी जा कर के वहाँ खड़ा हो जाता था कि हम तो विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, हमको ये ऋण दे दीजिए। तो जैसे क्या होता है कि कई नए पैमाने आधारित किए जाते हैं ऋण देने के लिए कि आप डेवलप्ड कंट्री हैं तो आपसे ब्याज ज़्यादा लिया जाएगा, अभी डेवलपिंग कंट्री हैं तो आपसे ब्याज थोड़ा सा कम लिया जाएगा। तो इस चीज़ का जैसे चाइना फ़ायदा उठा रहा था, तो इसके लिए कुछ नए आयाम बनाए गए, तो इस तरीके से आयाम तैयार किए गए। उसमें से हमने 2 आयाम देख लिए, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, और दूसरा देखा हमने उच्च मध्यम वाली अर्थव्यवस्था। तीसरा आयाम है, तीसरी श्रेणी है निम्न मध्यम आय वाली व्यवस्था। तीसरी कौन सी है? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि लो मीडियम इनकम इकोनॉमी। इसमें किसको रखा जाएगा? जिसका 10,036 से लेकर के 1,036 से लेकर के 4,045 तक, यानी $45 तक जो इनकम हो उसको इसमें रखा जाता है। जैसे इसमें किसको रखा जाएगा? तो भारत भी आपका इसमें आएगा, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देश इसमें आपको दिखाई देंगे। लास्ट है आपका ठीक, लास्ट है हमारा निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। निम्न
आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी लो इनकम इकोनॉमी। अगर इसकी बात की जाए तो ये बिलो $1036 से कम वाली है, यानी $1036 से कम वाली आय के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे आज की गई, यानी हमने अब तक जो आपसे आज क्लास में बात की है वो कुछ इस प्रकार है कि अर्थव्यवस्था को समझा। इससे पहले हमने अर्थशास्त्र को समझा था, आज हमने अर्थव्यवस्था को समझा, उसके प्रकार के बारे में बात की। ठीक, उसके प्रकार के हमको समझने का प्रयास किया। अब जो अगली आपकी क्लास होगी उसमें हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए और आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो आपके सुझाव है वो हमें दे सकते हैं आप। बाकी कोई जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता हो, आपको चाहिए कि मुझे इस पे क्लास चाहिए, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो क्लास बना के दे दूँगा। तो चलिए यहीं पे अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।